पे पुलिस को अभी तक ये शक था कि ये जो है आरएसएस और संघ से जुड़े हुए हैं। हालांकि हमारा मानना ये है, पुलिस को ये चाहिए कि कोई अगर आदमी सचमुच में भी संघ से जुड़ा हुआ है, उसको फिर भी अधिकार नहीं है कि वो किसी मस्जिद पर कब्जा करे। मस्जिदों पर तो कब्जा नहीं करने दिया जाएगा, ये मिल्लत का मामला है। माननीय प्रधानमंत्री साहब को लेटर लिख रहे हैं कि भाई मेरी फैमिली की मोब, जब आपकी फैमिली की मोब लिंचिंग का आपको इतना डर है तो आप मस्जिद में है क्यों? तो मैं अपील करना चाहूंगा तमाम पब्लिक से, अवाम से, कि ऐसे लोगों का बायकॉट किया जाए। समाज बुनियाद सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि ये चुप होके खामोश होके बैठ जाएं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई। और उन्होंने खुद एक्सेप्ट किए थे सारे क्राइम जो उन्होंने अपने पेपर पे दिखाए आपको। चाहता हूं कि मुझे इंद्रेश जी के यहां से बाकायदे कॉल की गई और ये कहा गया कि मैं आज की इस मीटिंग को अटेंड करूं और वहां जाकर उनकी कही हुई बात आपके सामने रखूं। उन्होंने मुझसे ये कहा है कि वजाहत कासमी या फिर दूसरे इमाम साहब सखावत कमर साहब का आरएसएस, बीजेपी या मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से कोई दूर दूर तक का भी लेना देना नहीं है। ना वो किसी पद पर हैं, ना कभी थे, और न बीजेपी में है, न संघ में है, और ना मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में है। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं जाकर आपके सामने ये भी कहूं कि अगर वो होते भी संघ में या बीजेपी में या मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में, भले ही वो राष्ट्रीय कन्वीनर क्यों ना होते, अगर वो इस तरह की गैर कानूनी गतिविधि में मुलव्विस पाए जाते हैं तो उनसे संघ का या मंच का कोई लेना देना नहीं है और ना होगा। मेरा अपना मानना यह है कि मुझे बड़ी हैरत होती है कि कमेटी के लोगों से जब मैं यहां मिला हूं और उन्होंने जो ये सबूत और दलाइल पेश किए हैं, इसके बाद पुलिस को बिना कुछ सोचे समझे उनको फौरन मस्जिद से बेदखल कर देना चाहिए था। लेकिन चूंकि उनके बड़े भाई ने, इमाम साहब के बड़े भाई ने एक ऐसा भ्रम पैदा किया हुआ है और एडमिनिस्ट्रेशन को और पुलिस प्रशासन को गुमराह किए हुए हैं कि वो जो है सरकार के ऊंचे पदों पर हैं, बड़े लोगों से उनके ताल्लुक हैं, संघ से और बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इस भ्रम में आकर पुलिस उनके साथ रियायत बरत रही है, जो बिल्कुल सरासर गलत है। जहां तक उनके गलत काम करने का मामला है तो हम उसके जिम्मेदार नहीं है, वो दुनिया में कुछ भी करते फिरे। लेकिन मस्जिद एक अल्लाह का घर है और अल्लाह के घर की जो जिम्मेदारी होती है वो मस्जिद कमेटी पर होती है। आज मस्जिद कमेटी के तमाम जिम्मेदार लोग यहां मौजूद हैं जो साफ साफ चीख रहे हैं कि मस्जिद पर नाजायज कब्जा किया गया है, और वो हुजरा जिसकी ये बात कर रहे हैं वो दरअसल हुजरा कह सकते हैं आप, लेकिन वो एक 2 रूम सेट है, तकरीबन एक फ्लैट जिसकी कीमत जो है 35 से 40 लाख रुपए बैठती है। उनकी नीयत खराब है और उनकी इस नीयत को सही दिशा में मोड़ने के लिए मैं आपसे अपील करूंगा, चूंकि आप भी, मीडिया एक ऐसा सुतून होता है लोकतंत्र का कि आप अगर चाहें तो एक ऐसी मुहिम चला सकते हैं, एक ऐसी बात आवाम तक पहुंचा सकते हैं, प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं, जिससे उनको जो है बेदखल करने में आसानी होगी। उस कमरे में कौन रह रहा है, क्या सूरत है? इमाम साहब की फैमिली रह रही है, उनकी जो है मस्तूरात भी हैं, बच्चे भी हैं और वो खुद भी हैं, जबकि वो पिछले 4-6 महीने से जो है मस्जिद से बेदखल कर दिए गए हैं। कमेटी ने उनका पूरा हिसाब कर दिया है, एडवांस पैसे दे दिए हैं और उनको जो है मस्जिद की जो इमामत की उनकी जिम्मेदारी थी उससे उसको पूरी तरह से बेदखल कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी वो रिहाइश छोड़ने को तैयार नहीं है। ये कहीं ना कहीं उनके दिल में बेईमानी है कि मस्जिद अपने पैसों से उस नए इमाम को जो है किराए के मकान में रखे हुए, और जो मस्जिद का मकान है वो इमाम साहब छोड़ने को तैयार नहीं है। मस्जिदों पर तो कब्जा नहीं करने दिया जाएगा, ये मिल्लत का मामला है, ये अल्लाह का घर है। आगे का प्लान क्या है? आगे का प्लान ये है कि हम लोगों ने आपके सामने ये बात रखी है, आपका भी फर्ज बनता है हमारी तरह, चूंकि आप भी जो है ये चूंकि अल्लाह का घर है, इसको बचाने के लिए हम सब एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर आवाज बुलंद करें। और मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा मामला नहीं है। पुलिस को फौरन चाहिए कि उनको जो है फौरन बेदखल करें मस्जिद से। इंद्रेश जी के क्लियरिफिकेशन के बाद आप कह रहे हैं क्या पुलिस ने क्या एक्शन लिया? आप लोगों ने तो पुलिस में कंप्लेंट भी की है। बिल्कुल, अभी हम आपके जरिए तो पुलिस तक ये बात पहुंचा रहे हैं। नहीं, आपने तो तहरीरी तौर से भी कंप्लेंट किया नहीं? बिल्कुल की है। उस पर एक्शन क्या हुआ? एक्शन पुलिस ने कहीं ना कहीं, चूंकि पुलिस को अभी तक ये शक था कि ये जो है आरएसएस और संघ से जुड़े हुए हैं। हालांकि हमारा मानना ये है
कि पुलिस को ये चाहिए कि कोई अगर आदमी सचमुच में भी संघ से जुड़ा हुआ है, उसको फिर भी अधिकार नहीं है कि वो किसी मस्जिद पर कब्जा करे। इसमें पुलिस को तरफदारी से नहीं बल्कि ईमानदारी से फैसला लेने की जरूरत है। दिया गया, लेकिन उसमें नोटिस देते वक्त इनसे कहा कि इमाम साहब अब आप कितने दिन में इसको खाली कर रहे हैं? कहने लगे मुझे 2-3 दिन का वक्त दो, मैं चला जाऊंगा। 2-3 दिन बाद फिर इनसे पूछा गया कि इमाम साहब आपने 2-3 दिन का वक्त मांगा था, वो पूरा हो चुका है, अब आप चले जाए। तो इन्होंने कहा कि मुझे 2-3 दिन का और वक्त दे दो। इसी तरीके से इन्होंने जो है अगस्त चला गया, सितंबर की 10 तारीख तक का वक्त ले लिया। अचानक से सितंबर की 10 तारीख को पता चलता है कि थाने से एक कॉल आती है कि मस्जिद कमेटी के ऊपर एक कंप्लेन की गई है। हमें तो शॉक्ड हो गई कमेटी कि भाई ऐसा कोई मसला ही नहीं, कमेटी ने तो कभी कुछ ऐसा किया नहीं, कंप्लेन किया है। जब मस्जिद कमेटी थाने में पहुंची तो पता चला कि मुफ्ती वजाहत कासमी, जो मुफ्ती सखावत कमर जो इमाम थे, एक्स इमाम, इनके भाई हैं। इन्होंने कंप्लेन की है कि कमेटी इनके भाई को परेशान कर रही है, इनको तकलीफ दे रही है और जबरदस्ती जबरन इनको जो है मस्जिद से निकाल रही है। और हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है और बोल रही है। अब उस कमरे के अंदर कुछ वक्त चलते इन्होंने क्या किया कि उसके अंदर 2 लेडीज लाई हैं, कुछ बच्चे हैं। अब ये अवाम को भी नहीं पता कि वो लेडीज कौन है, वो बच्चे कौन है। 312 लोगों ने साइन करके एक कंप्लेंट थाने को दी है कि हम इन इमाम को, मुफ्ती सखावत कमर को मस्जिद के अंदर नहीं चाहते हैं, जिसमें लोगों के साइन है, नाम है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, बाकायदा सबके साथ में 312 लोगों के साइन है। ये इस चीज को थाने में दिया, क्योंकि अब आप देखिए यहाँ तक अब कमेटी थी, अब अवाम इनके खिलाफ हो गई है। तो ट्विटर पे भी तो डाल के हमें बदनाम कर रहे हैं, कमेटी मोब लिंचिंग करा देगी। ट्विटर पे उन्होंने डाला, उनका ट्विटर खोल के आप देखें, माननीय प्रधानमंत्री साहब को लेटर लिख रहे हैं। अच्छा, हाँ, कि भाई मेरी फैमिली की मोब, जब आपकी फैमिली की मोब लिंचिंग का आपको इतना डर है तो आप मस्जिद में रह क्यों रहे हो? जब आपकी बाकायदा, जबकि इनके पास मुफ्ती सखावत कमर के पास खुद के 2 फ्लैट हैं, एक ये है इनकी वाइफ के नाम से, ये 2 फ्लैट्स हैं, ये उनके खुद के। हाँ, ये उनके खुद के हैं, वो जब भी मस्जिद में कब्जा करके बैठे हुए। जब कमेटी को पूरा इख्तियार होता है, देखिए पहली बात आप समझिए, मस्जिद की जो कमेटी होती है वो प्राइवेट होती है, मस्जिद भी एक प्राइवेट है, इसमें कोई दखल तो नहीं है गवर्नमेंट का। तो पर्सनल कमेटी को, जो प्राइवेट कमेटी, उसे पूरा इख्तियार होता है रखने का भी और हटाने का भी। कमेटी ने ही तो रखा था उनको 6 साल पहले या 7 साल पहले, जो भी वक्त हुआ, इसी कमेटी ने तो रखा था। मस्जिद तो बहुत पुरानी है, 90s से पहली मस्जिद है ये। तो कमेटी को हटाने की नौबत इसलिए आई क्योंकि आवाम जो मुक्तदी होते हैं, जो नमाज वहां पढ़ रहे हैं लगातार, पुराने लोग, वो शिकायत करने लगे कमेटी से कि भाई इनके इस तरह का मामला है, जैसे सामने भी है, वो एक पूरी लिस्ट भी है, उसमें तमाम सवाल हैं। जैसे वो लगातार कमेटी के लोगों की कंप्लेंट कर रहे हैं बेबुनियाद, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि ये चुप होके, खामोश होके बैठ जाएं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करें और हम जैसे मर्जी अपनी मर्जी से गुंडागर्दी करें, यहाँ पे कब्जा करें, जो मर्जी करें। क्योंकि मस्जिद को उन्होंने एक तरह से दुकानदारी का रूप बना दिया। यहाँ से वो चंदा इकट्ठा करें, किसी से पैसे लें, किसी से कुछ भी करें। अब 30-32 लाख रुपए उससे लिए और वो लेकर वो जो फ्लैट अभी दिखाया है, वो फ्लैट ले लिया उन्होंने। अब वो उनका मसला है, चलो उन्होंने लिए तो वो जिसने दिए वो जानेगा, लेकिन कहीं ना कहीं सारी बात में तो बदनाम मस्जिद हो रही है ना। उसके बाद मोहम्मदी मस्जिद के नाम पर मोहल्ले के लोगों से चंदा लिया गया, जबकि इमाम का ये काम नहीं होता है। मस्जिद से बाहर से चंदा वाला मसला है, बाहर से लेकर आना, चंदा इकट्ठा करना। तकरीबन 2 साल से कमरे में खुद नहीं रहते। तो मस्जिद में लगा तो रहे होंगे ना सर? नहीं, ये काम उनका थोड़ा ही है, कमेटी का काम है। इमाम का ये काम ही नहीं है। इमाम का काम मस्जिद में नमाज पढ़ाने का है। वो कमेटी इसलिए होती है जो मस्जिद की जरूरत है, कैसे पूरी होगी, किस तरह से होगी, कैसे सैलरी दी जाएगी, सब कमेटी का काम है। और मस्जिद में नमाज पढ़ने के दौरान ऐसी बदअमनी को देखते हुए बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन हम लोग सब यही चाहते हैं कि जो भी हो, किसी भी हाल में प्यार मोहब्बत के साथ एक बहुत सुकून का माहौल हम बनाए रखें और लोगों में अफरा तफरी का माहौल ना बनने दें और ये इमाम साहब जो हैं चले जाएं। तो मैं अपील करना चाहूंगा तमाम पब्लिक से, अवाम से, कि ऐसे लोगों का बाइकाट किया जाए समाज से, सोशली तौर पे, और उनको ये जताया भी जाए कि भाई आप ये गलत कर रहे हैं, नाजायज कर रहे हैं और ये हक की बात कहीं पर भी नहीं है। मैं मस्जिद का कैशियर और उन्होंने खुद एक्सेप्ट किए थे सारे क्राइम जो उन्होंने अपने पेपर पे दिखाए आपको। इसका कोई सबूत आपने तैयार किया? रिकॉर्डिंग कोई है, कुछ दस्तावेज बनाया? रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी फुटेज? नहीं, हम ऐसी रिकॉर्डिंग यूं नहीं कर पाए कि अब से पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। इमाम से मना कर दिया नमाज पढ़ाने के लिए तो वो चले जाते थे। हमें ये नहीं पता था कि ये इमाम नहीं है बल्कि ये कब्जा करने के लिए बैठे। ये पहले भी कमेटी की बात नहीं मानते थे, बहुत पहले से कमेटी को उन्होंने, कमेटी को मैं मानता ही नहीं, ये कहना शुरू कर दिया था।
और बहुत ताकीद के साथ कहते थे कि मैं किसी कमेटी समिति को नहीं मानता। और इनके जो भाई है वजाहत कासमी, उन्होंने मुझे 4 बार फोन करके बाकायदा थ्रेट दी है इस बात की कि आप कमेटी से हट जाइए और इस मामले से हट जाइए, वरना मैं आपको पता नहीं कहाँ कहाँ झूठे केसों में फंसा दूंगा, फिर आप जिंदगी नहीं जी पाओगे। ये वजाहत कासमी ने बाकायदा मुझे अलग अलग नंबरों से फोन करके ये धमकी दी है।